आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था। आज हम समझते हैं कि क्लास 10 का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु एक एनर्जी है और एनर्जी का ये नियम है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। एनर्जी फिक्स है जितनी है हमारे पास, लेकिन वो स्थानांतरित होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है, प्रकाश भी एक एनर्जी है, इसे विकिरण कहते हैं। इसका दूसरा नाम विकिरण होता है और प्रकाश जब सूर्य से आता है तो वो एनर्जी की फॉर्म में ही आता है। देखिए, दूसरा जो गुण है प्रकाश के गुण, दूसरा टॉपिक होता है प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण में समझते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है प्रकाश की। इस दुनिया में हर चीज की एक प्रॉपर्टी रहती है, गुण रहता है, उसी तरीके से प्रकाश के भी कई गुण है, प्रॉपर्टी है। प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी अगर किलोमीटर से पर सेकंड में लेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और अगर मीटर में लें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिंपल ध्यान रखना, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस तरंग दैर्ध्य ये क्या होती है, इसको समझते हैं। तरंग दैर्ध्य, देखिए ये कोई तरंग है और आगे की ओर बढ़ रही है ऐसे करके, तो ये ऊपर वाले जो टॉप पॉइंट है इसके बीच की जो दूरी है इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश निर्वात में से गमन कर सकता है। निर्वात कैसे कहते हैं, जहां पर वायु ना होती है उसे निर्वात कहते हैं। जैसे प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी पर आता है तो वो निर्वात में होकर आता है, क्योंकि वहां पर तो कोई माध्यम है ही नहीं। तो जैसी चीज जहां पर कुछ भी चीज ना हो उसे माध्यम यानी निर्वात बोलते हैं इंग्लिश में, यानी वैक्यूम बोलते हैं। तो प्रकाश निर्वात से भी चल सकता है। इसका अगला गुण है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहते हैं जिसमें एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बह रहा होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश जो सूर्य से पृथ्वी पर आ रहा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। देखिए, इसके बाद एक इसकी घटना है, इसको इंसिडेंट बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्रैक्शन। आपने देखा होगा रिफ्रैक्शन, जब कहीं गाड़ी खड़ी रहती है तो उससे आंख पर जो चौंधा पड़ता है, या इसको हम रिफ्रैक्शन सिंपल गाँव की भाषा में बोलते हैं चौंधा, लेकिन हम इसमें साइंस की भाषा में बोलते हैं इसको परावर्तन, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे आंख पर कोई रिफ्रैक्शन आ रहा है किसी शीशे की वजह से, तो वो रिफ्रैक्शन की घटना होती है। उस घटना में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक पृष्ठ रहता है, नीचे सिंपल एक पृष्ठ रहता है, और यहाँ इस पर एक किरण आ रही है और ये किरण इस पॉइंट पर टकराई और ऊपरी वाले माध्यम में ही लौट गई। तो जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, और जो किरण जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि ये परावर्तन की घटना है। ये जो बिंदु ऊपर की ओर जा रही है, जो रेखा ऊपर की ओर जा रही है, इसे हम अभिलंब कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी जो कोण परावर्तन के साथ बनेगा उसे परावर्तन कोण, और जो कोण आपतन के साथ बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान रहे कि नीचे वाला जो पृष्ठ है बंद रहना चाहिए, नहीं तो किरण इसमें से पार हो जाएगी। पार नहीं, टकराने की घटना, प्रकाश के टकराने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के इन दो नियम है। पहले नियम कहता है कि आपतित किरण, ये किरण, और ये दूसरी वाली जो ऊपर की ओर जा रही है ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अगर ये पृष्ठ समतल है, अगर ये पृष्ठ पूरी तरह से समतल है, तो इस आपतन कोण I का मान जो है परावर्तन कोण R के बराबर होगा, और ये परावर्तन का दूसरा नियम है। जनरली इस घटना को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ हमारे हाथ में ये एक टॉर्च है और एक दर्पण है, इस पर मैंने ये किरण डाल रहा हूँ, ऐसे ये किरण डाल रहा हूँ, तो ये किरण इस पॉइंट पर टकरा रही है और उस पर जा रही है, तो ये परावर्तन की घटना होती है। देखिए ये इस पॉइंट पर यहाँ पर आ रही है, यानी कि सी से टकराकर उस पर जा रही है, तो ये परावर्तन की घटना है। ये आपने जनरली कई जगह देखी होगी। अब इसके आगे की ओर थोड़ा सा समझते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं। देखिए, गोली दर्पण उसे कहते हैं, यानी कि एक कांच की पूरी तरह से बंद बॉल है और उस बॉल के ऊपरी पृष्ठ पर या आंतरिक पृष्ठ पर हम पेंट या पॉलिश कर दें तो उस पूरे सिस्टम को हम गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण कांच का खोखला गोला होता है जिसकी एक तरफ पेंट कर दी जाता है। गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक तो बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उसे बोलते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। बेसिकली ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक ही कांच के बॉल के भाग होती है। ये कांच की एक बॉल है और इसको यहाँ से काट के निकाला गया है और यहाँ से काट के निकाला गया है। तो ये मान लिया ये अवतल दर्पण है और ये वाला उत्तल दर्पण। ये पहला भाग अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा रहता है। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा रहता है, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि जिस तरीके से अंदर की ओर। देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा, एक्चुअली में ये मेरे हाथ में जो है ये अवतल दर्पण है, इसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
ये अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिससे हम चेहरा देखते हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है और ये बंद पृष्ठ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आगे की ओर समझिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है इसको हम आकृति के रूप में इस तरीके से बनाते हैं। ये उत्तल दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर रहता है और ये उभरा रहता है, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका उभरा हुआ रहता है। देखिए आप नहीं देख पाएंगे लेकिन मेरे हाथ में जो है वो एक उत्तल दर्पण है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ है। छोटे हैं इसलिए समझ में नहीं आएंगे। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है और दूसरा वाला पृष्ठ जो है बंद है। तो ये जो दर्पण है ये वाला देखिए इस तरीके से, देखिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। तो आगे की ओर समझते थोड़ा सा और। देखिए इन गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है। परिभाषा एकदम सिंपल है, इन परिभाषाओं में से परिभाषा हमेशा पूछी जाती है। तो देखिए परिभाषा क्या होती है। देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है तो ये अंदर वाला पृष्ठ कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका जो मध्य बिंदु है, सबसे पहली परिभाषा आती है ध्रुव। क्या है, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, इस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। आगे देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। मान लीजिए ये जो गोला है, ये जो दर्पण है किसी गोले से काट कर निकाला गया होगा इस तरीके से, तो उस गोले का एक केंद्र होगा। जिस गोले से इसको काट कर निकाला गया है उस गोले का एक केंद्र होगा, तो उस केंद्र को इस दर्पण के लिए हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले का केंद्र जिससे इसको काट कर निकाला गया है उस केंद्र को हम इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं और सी से डिनोट करते हैं। सी, ये क्या, सी, वक्रता केंद्र सी। इसमें दूसरी परिभाषा आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। यहाँ पर एक रेखा ऐसे करके खींची गई है जो ध्रुव से और वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ये ध्रुव सी और ये ध्रुव पी और ये वक्रता केंद्र सी के बीच की जो दूरी है इसे बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इन दोनों का एक मध्य बिंदु सी और पी का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, कैपिटल है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, स्मॉल है। दूरी है वक्रता त्रिज्या मात्र मीटर में ही आएगा। आगे की ओर समझिए मुख्य अक्ष क्या होती है। ये जो रेखा जा रही है मुख्य अक्ष है। अब इसमें दर्पण के द्वारक वगैरह परिभाषा होती है वो कभी नहीं पूछी जाती। इनमें से मेन ये रहेगी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ध्रुव पी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, उनका मात्रक मीटर में ही आता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध भी है जिसे हम रिलेशन बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ इंग्लिश में। इन दोनों के बीच एक रिलेशन भी होता है जिसे हम R बराबर 2F कहते हैं। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। अगर किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या 4 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 2 होगी। अगर फोकस दूरी 2 है तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो जाएगी यानी 4 हो जाएगी। फोकस दूरी 3 दे रखी है तो वक्रता त्रिज्या 6, अगर फोकस दूरी 5 है तो वक्रता त्रिज्या 10 हो जाएगी, 2 गुनी हो जाती है, तो उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इससे संबंधित अगली वीडियो में हम बात करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी लड़के को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।